अरे प्यारे बच्चों, वेव्स को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन्स वेव स्पीड फॉर्मूला, इसमें एक समस्या आ सकती है कि आपने थर्मोडायनेमिक्स छोड़ रखा है अभी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पॉइंट्स आने थे जिसकी इस समय जरूरत है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको उतना बता देता हूं जितनी आपको इस आर्टिकल्स में जरूरत है, और उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं हो, तो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बेसिक। ओके, ये जो बातें मैं थर्मोडायनेमिक्स से आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको आसानी समझ में आ जाएगी। देखिए, जब कोई सिस्टम हो, कोई गैस हो, और उसके साथ हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर रहे हैं, प्रेशर को कम ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा बढ़ा रहे हैं, यानी कोई प्रोसेस कंटिन्यू है। प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ढंग से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि लिखाई तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जाएंगी ही जाएंगी, इसलिए केवल केयरफुली सुने इसको बस। किसी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस का है। आइसोथर्मल का मतलब ऐसा प्रोसेस या ऐसी चेंजिंग जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। जब ऐसा हो तो पीवी कांस्टेंट हो जाता है, कि आपने पीवी इक्वल टू आरटी तो पढ़ा हुआ ही होगा। पीवी इक्वल टू आरटी, और एन फॉर एन मोल्स एनआरटी। कांस्टेंट कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट हो गया तो पूरे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, इस नियम का पालन होता है, और उस समय उस गैस में जिसमें चेंजिंग की जा रही है उसका बल्क मॉडुलस बिल्कुल उस समय के प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा केस, अगर चेंजिंग या प्रोसेस ऐसा हो कि उस सिस्टम से एनर्जी बाहर ना जा पा रही हो, ना बाहर से अंदर आ पा रही हो, बिल्कुल इंसुलेटिंग हो जाए आउटसाइड मीडियम से, उस प्रोसेस यानी कि एनर्जी या हीट एनर्जी neither go out nor come in the system, एनर्जी का डिसिपेशन बिल्कुल बंद हो जाए, तो ऐसे का नाम होता है एडिबेटिक। एडिबेटिक प्रोसेस। इसमें पीवी तो कांस्टेंट होगा नहीं, पर पीवी रेज पावर गामा ये कांस्टेंट। अब गामा क्या है? गामा प्यारे बच्चों डिटेल में तो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ ही लेंगे। ये जो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, यानी कि थर्मल कैपेसिटी, दो प्रकार की थर्मल कैपेसिटी होती है, शायद आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगी ये, कि मैं थर्मल कैपेसिटी भी आपको बिल्कुल बेसिकली पढ़ानी पड़ेगी। तो आज आप इस तरह से काम चला लें कि इसकी वैल्यू एयर के लिए या डायटोमिक गैस के लिए 1.41 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेटली ही पता चलेगा। ओके, लो जी, ये दो बातें मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको। अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे प्रोसेस के दौरान, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें पीवी कांस्टेंट होगा और बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होगा। दूसरी का एडिबेटिक प्रोसेस,
जिसमें एनर्जी ना तो सिस्टम से बाहर जा पाए ना अंदर आने पाए, एडिबेटिक प्रोसेस। पी वी रेस पावर गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। और इस समय जो बल्क मॉडुलस होगा वो खाली ऐसे लिखा नहीं था, इसमें जो बल्क मॉडुलस होगा वो पी के इक्वल नहीं, गामा इंटू पी के इक्वल हो जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं और, ठीक। ये थोड़ा सा अगर आपको जबरदस्ती भी झेलना पड़े कहाँ से होता है, इसका रीजन के लिए आप प्रतीक्षा करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और इसके लिए तो आपको प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। तो सीधे अब आप अपने क्वेश्चन पर जाइए, अपने आर्टिकल पे। न्यूटन्स लॉ। प्यारे बच्चों, अपने दिमागी शक्ति को एकत्र कर लो, बिल्कुल सचेत हो जाओ। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट सुनना, बढ़िया तरह समझ के इत्मीनान करना कि हाँ यार आ गया मैं, ठीक। सुनिए, न्यूटन ने ये कहा कि साउंड वेव जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो ऐसा करने से मीडियम का टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लाइट चली गई, हिले पार्टिकल और चली गई, यूं यूं हिले पार्टिकल चली गई, टेम्परेचर रिमेन्स सेम ऑलमोस्ट। न्यूटन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। न्यूटन फॉर्मूला जो आपने हैंडल लिए कर, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो बल्क मॉडुलस इज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो इन एयर। खुली हवा में जो साउंड जा रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तहत बात बन रही है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट बी अपॉन रो होना चाहिए ना। मैं लिखा था ना पिछली वीडियो में, ई सॉलिड या वायर के लिए वो यंग मॉडुलस हो जाएगा और लिक्विड या गैस के लिए वो बल्क मॉडुलस हो जाएगा। और इस समय उसने कह दिया न्यूटन ने कि जब ये लाइट ये साउंड जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल। और गणों कर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 1.293। प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 5 पॉइंट हटा दो, 1013 अपॉन 1293। इससे ज्यादा है तो एक जीरो इसमें डाल दो, तो 4 जीरो बचेंगे। प्यारे बच्चों, 10 पावर 4 का अंडर रूट 10 पावर 2 आ जाएगा, और जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे, डिवाइड करोगे, फिर अंडर रूट करोगे, इट इज 2.7। ये आप कैलकुलेशन घर में कर सकते हो, ऑनलाइन में मैं कर नहीं सकता क्योंकि उतनी वीडियो लंबी बनेगी, फिर तसल्ली कर सकते हो। और लगभग 100 से गुणा करो, 100 तो आए, 278 मीटर पर सेकेंड। अगर एनटीपी की बात करें, जहां की स्पीड साउंड की 332 मीटर पर सेकेंड आसपास होनी चाहिए, उसको देखते काफी कम आ रही है। सो दिस फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, अब आप सुनिए, आपको लिखना क्या है, ढंग से सुनना, एक एक पॉइंट चाहो तो पॉज करके लिखते भी रहना। सुनिए, अब मैं वो बोल रहा हूं जो आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सुनना ढंग से, लिखते भी रहना चाहिए साथ साथ। अच्छा चलो, मैं इसी तरह से बोलता हूं कि आप मेरा सुन लिखते भी रहो साथ साथ।
ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप ऑफलाइन ही बैठे हो मेरे सामने और मैं उसी पर्पस, उसी भावना के साथ बोल रहा हूं, उठा लो कलम और मैं बोल रहा हूं लिखना शुरू कर दो। जैसे मैं यहां लिखवाता हूं ऑफलाइन में, ऐसे लिखवा रहा हूं। हेडिंग के बाद, अकॉर्डिंग न्यूटन, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, temperature of medium remains same. So, as a thermal process is take place, then bulk modulus B is equal to P, कॉमा के लिख देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, V is equal to अंडर रूट B upon P is equal to अंडर P upon rho, कंटिन्यू, इज इक्वल टू ये, और नोट कर लो यहां तक सारा, अप्रोक्सीमेटली 278 मीटर पर सेकेंड। यहां तक नोट जल्दी करें, जल्दी कर लें। और इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी कम आई है, इस बात को बताओ कि एक लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, विच इज स्मॉलर देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड। सो न्यूटन्स फॉर्मूला इज रॉन्ग या नॉट एक्सेप्टेड। हो गया। और नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, लैपलेस करेक्शन। लैपलेस बोल दो या लाप्लास बोल दो, कुछ ही बोल दो, इंग्लिश नाम ऐसे होते हैं। लैपलेस करेक्शन, इसने क्या कहा? प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं आपको लिखा ही रहा हूं, पर आपको ये याद वीडियो देखते देखते ही हो जाएगा, ये गारंटी है, अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो तो। कैसे कैसे लिखना है ये मैं बता दूंगा, पहले भेजे में डालना जो मैं बोल रहा हूं। इन भाई साहब ने ये कहा, वैसे मैथमेटिशियन थे, लाप्लास मैथमेटिशियन थे, ठीक है। जब साउंड चलेगी तो साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हुई ना, एयर में तो लॉन्गिट्यूडनल ही चलेगी। तो मीडियम पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही आके पिछड़ेंगे। जब आगे पिछड़ेंगे तो कहीं कहीं पास पास हो जाएंगे और कहीं दूर दूर हो जाएंगे, कहीं पास पास हो जाएंगे, कहीं दूर दूर हो जाएंगे। जब पास पास होंगे वो करेक्शन, सॉरी कंप्रेशन, और जब दूर दूर होंगे रेरफेक्शन नाम होते हैं इनके। प्यारे बच्चों, जब ये स्प्रिंग को दबा देते हो तो एनर्जी स्टोर हो जाती है ना वहां पे, ये सारे के सारे कंप्रेशन ज़ूम इकट्ठे हो गए तो सारी एनर्जी वहां पे स्टोर होगी और वहां से एयर में से बाहर निकलनी चाहिए। और जहां से पार्टिकल हट गया वहां से वहां एनर्जी लैप्स होगी, मतलब डिक्रीज होगी, वो उधर चलेगी पार्टिकल साथ वाइब्रेशन करते हुए। तो जहां कंप्रेशंस बन रहे हैं वहां एनर्जी ज्यादा होगी, निकल जानी चाहिए वहां से। जहां रेयरफेक्शन में ना वहां एनर्जी कूल हो गया, वहां एनर्जी आ जानी चाहिए और आ भी जानी चाहिए। और न्यूटन यही कह रहे आ जाती है, जब ज़्यादा ही चली जाएगी, जहाँ कम होगी वहाँ से आ जाएगी, नॉर्मल सा रहेगा, टेम्परेचर नहीं रहेगा। लैपलेस इस बात को कहता है कि ये जो वाइब्रेशंस होते हैं
ये ऐसे नहीं करते, बड़ी तेज वाइब्रेशन होता है। जहां कंप्रेशंस बना, पल भर में वहां रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा। जहां कंप्रेशन बना और एनर्जी इकट्ठी हुई, वो बाहर जाने वाली थी कि तुरंत वहां रेयर फ्रैक्शन बन गया। रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन इतनी तेजी से इंटरचेंज होते रहते हैं कि जो एनर्जी डेवलप हुई कंप्रेशन की जगह पे, वो बाहर जा ही नहीं पाती, और रेयर फ्रैक्शन में बाहर से आ ही नहीं पाती। ना तो एनर्जी का बाहर जाना संभव है, ना अंदर आना संभव है। इसका एक कारण और भी है। एयर बेड कंडक्टर है हीट के लिए। अब रजाई उड़ के सो जाते हो ना आराम से, ठंड में रजाई उड़ के आराम से सो रहे हो, कारण आपके शरीर की गर्मी रजाई से बाहर नहीं जा पा रही है, और बाहर की ठंड अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि बीच में रुई है, और रुई के अंदर एयर है। एयर हीट को इधर से उधर या ठंड को इधर से उधर आने नहीं देती। इस कारण रुई के कपड़े ओढ़ के हम ठंड से बच सकते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं एयर में, तो एयर तो बैड कंडक्टर है, हीट वैसे भी ना आ पाएगी, ना जा पाएगी। यानी कि लैपलास ने यह कहा कि अगर हम बोल रहे हैं साउंड जारी है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए, आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एनर्जी ना जा पा रही है ना आ पा रही है, तो एडियाबैटिक हुआ, और एडियाबैटिक हुआ तो बल्क मॉडुलस प्रेशर इक्वल नहीं होगा, गामा पी के इक्वल होगा, और तब उसकी स्पीड जो कि v/ρ होनी चाहिए थी, गामा p/ρ होगी। अंडर 1.41, और बाकी अंडर रूट p की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 270 है। ये लगभग 332.5 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगी, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेहद करीब। अब बाकी तो समझदार बच्चों, अब उठा लो कलम, हैंड डाल दो लैपलास करेक्शन, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं लिखना शुरू कर दो। ऑनलाइन में फायदा तो है, इसका यूज होने से बच गया, बस ये तो फायदा है। चलिए क्या लिखेंगे लैपलास करेक्शन में? According to Laplace, the assuming by Newton is wrong. According to Newton, during sound propagation, temperature is constant. According to Laplace, से लंबा हो गया, दोबारा सुन लें। Laplace correction सुनिए, according to Laplace, Newton's statement that during sound propagation isothermal process take place is wrong. According to Laplace, during propagation of sound wave, अगर मैं मुझे लाइट निकला तो साउंड है वो, साउंड वेव at the place of compressions energy stored, and at the place of rarefaction energy losses. But compressions and rarefaction are so rapidly interchanged, neither energy released from compression go out, neither come in the medium at the place of rarefaction. So energy neither, there is no exchange of energy from medium to outside. So according to Laplace, process should be adiabatic. Process should be adiabatic. So bulk modulus is equal to gamma p.
देन साउंड स्पीड, देन साउंड स्पीड वी इज इक्वल टू दिस, पूरा नोट करो। और लास्ट में विच इज वेरी नियरली टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, इतना काम कर लें। और जी अगली वीडियो के लिए हेड डाल दें, इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट्स ऑफ सम फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। प्रेशर को घटाने बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम फैक्टर्स, और बड़े मज़ेदार प्रैक्टिकली। तो इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ये हेडिंग डाल दें अगली वीडियो के लिए। ओके बच्चों, अटेंडेंस से ध्यान रखा करो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कल 26 जनवरी भी है, इसलिए एक बार और जय हिंद।